हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुज़िश्ता कई वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि हम इजीली अपना वीज़ा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के हवाले से बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका वीज़ा आना या ना आना उस डॉक्यूमेंट पर बेस करता है, और वो है आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जितना ज़्यादा होगा, आप फाइनेंशियली ख़ुद को जितना स्ट्रॉन्ग शो करेंगे, आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही हाई होते हैं। अब होता ही है कि जब हम वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, और उसका जवाब ये आता है कि अगर आप शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में होने चाहिए तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए, और अगर आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब हम क्या करते हैं कि 10-12 दिन पहले अपने अकाउंट में हमने 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डलवा दिए और उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो यही है, आपके जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं या जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं वो आपको यही कहते हैं कि आप अपने अकाउंट में इतने पैसे डलवा लें। लेकिन अगर आप एज़ वीज़ा ऑफिसर सोचें तो आपको वो ये देखना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं जो कि 1 महीना पहले आए हैं, उसके बाद आप अपना केस पोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं शो कर रहा कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शो करना है। और ऐसा नहीं होता कि आप आज सुबह उठे और आपने सोचा कि आपने यूरोप जाना है, आपने अपना टिकट बुक करवाया और आप चले गए। ज़ाहिर है कि 3-4 महीने पहले से प्लानिंग हो रही होती है कि आपने किस कंट्री में ट्रैवल करना है, घूमने के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है। अगर स्टडी वीज़ा पर आप जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आप जा रहे हैं, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है कि 7-8 महीने पहले से प्लानिंग हो रही होती है। तो उस वक्त आप अपने बैंक अकाउंट को भी मेंटेन करें, क्योंकि एटलीस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए होता है। तो आप 6 महीने नहीं, 5 महीने से अपने बैंक अकाउंट को ऐसे मेंटेन करें कि वो प्रेजेंटेबल हो, वो ये शो करे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं। अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी कंट्री की 8 लाख रुपए है, आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए हैं, उसके बाद आप अपना केस पोर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट आपका जवाब ये आता है कि आपको हम वीज़ा नहीं दे सकते, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आप यही सोचेंगे कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया, जबकि इन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी थी उतने पैसे तो हमारे अकाउंट में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। और उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लॉज 8 और 9 होते हैं शेंगन वीज़ा के, वो ये बता रहे होते हैं कि आप हमारी कंट्री में स्लिप हो जाएंगे, आप वापस नहीं आएंगे, हमें ये डाउट है। अब ये डाउट उनको इसलिए होता है कि आपने 8 लाख रुपए डलवा दिए जितना उन्होंने मिनिमम बैलेंस मांगा था, लेकिन अब वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि आपके पास तो टोटल जमा पूंजी ही इतनी है, और जब आप हमारी कंट्री में रहते हैं 10 दिन या 15 दिन, तो ये सारे पैसे तो होटलिंग में, खाने पीने में, दीगर एक्टिविटीज़ में, टूर्स में, ट्रांसपोर्टेशन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपनी कंट्री में जाएंगे, आपके पास तो ज़ीरो बैलेंस है, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। और ये भी हो सकता है कि आपके पास जब फंड्स ख़त्म हो जाएं तो आप सोचें कि यार मैं इधर ही रुकता हूँ, कुछ अरसे इलीगल जॉब करूँगा, उसके बाद अपने पेपर्स के लिए ट्राई करूँगा, और कुछ अरसे तक, कुछ वक्त तक थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद हो सकता है कि मुझे यहाँ पर लीगल जॉब भी मिल जाए, मैं लीगली यहाँ पर रहने लगूँ। तो रोज़ाना उनके पास केसेस आ रहे होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो जब आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपको मिनिमम बैलेंस 10 लाख रुपए कहा जा रहा है, तो आपके अकाउंट में तकरीबन 30 लाख रुपए होने चाहिए कि आप मिनिमम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जितना आप ज़्यादा दे सकते हैं उतना अच्छा है। आपका टूर हो जाएगा, उसके बाद आप वापस आएंगे तो आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, हम कंगले नहीं हैं, हम सिर्फ घूमने फिरने के गर्ज से जा रहे हैं, या हम सिर्फ एज स्टूडेंट जा रहे हैं और पढ़ाई के बाद हम वापस आ जाएंगे। अब जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसमें एक मामला और होता है, और वो मामला टूरिस्ट वीज़ा में भी होता है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, मैं अपने भाई को स्पॉन्सर कर रही हूँ और मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया है, मेरे अकाउंट में है जनाब 30 लाख रुपए और 25 लाख रुपए स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है। अब वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा कि 25 मांगे थे, 30 है, रिजेक्ट क्यों हो गया?
रिजेक्ट इसलिए हो गया, इस बेस पर हो गया कि आप तो अपने आप को भी अफोर्ड कर रहे हो ना, भले आप पाकिस्तान में रहकर अफोर्ड कर रहे हो, और 25 लाख रुपए आपने अगर अपने भाई को दे देना है तो पीछे आपके पास क्या बचा? तो टेक्निकली आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना या ना होना इसलिए मैटर नहीं करता कि वो अमीरों को वीज़ा देते हैं और गरीबों को नहीं देते। इसलिए मैटर करता है कि अगर आप वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उनकी इकोनॉमी पर बोझ बन जाते हैं। आपको जाते ही वहाँ पर वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगी, आप जाते ही वहाँ पर लीगल जॉब नहीं करेंगे। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर गए या अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर गए तो ज़ाहिर है आपको कुछ अर्सा वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप जब तक उनकी इकोनॉमी पर बोझ हैं, वो ये जो तमाम केसेस होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से डीप में जाकर बहुत थरली रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि वीज़ा देना है या नहीं देना। यूरोपियन कंट्रीज़ में स्लिप होना बहुत आसान होता है और कुछ अरसे स्ट्रगल करने के बाद ज़ाहिर है वहाँ के पेपर्स आपको मिल जाते हैं। तो जब आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो इतनी आसानी से आपको वीज़ा नहीं मिलता और उसका यही रीज़न है। दूसरी टिप मैं आपको दूँ कि जब आप कोई वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप पहले से अपने 2 अकाउंट्स खुलवा लें। एक आपका सैलरी अकाउंट और दूसरा आपका सेविंग्स अकाउंट। सैलरी अकाउंट आपका ये बताएगा कि जो आपने अपना सैलरी सर्टिफिकेट दिया है, आपने जो अपनी पे स्लिप दी है, उतनी सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है और आप उस सैलरी को कहाँ कहाँ ख़र्च कर रहे हैं, आपके क्या एक्सपेंसेस हैं, और ऑब्वियसली आपकी जो सैलरी होती है उसमें से कुछ हिस्सा आप बचा कर रखते हैं। उसके लिए आपके पास होना चाहिए सेविंग्स अकाउंट। जब आप अपना केस पुट करेंगे तो आप अपना सैलरी अकाउंट और अपने सेविंग्स अकाउंट, आप दोनों का बैंक स्टेटमेंट, दोनों का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जमा करवाएं ताकि ये पता चले कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी सेविंग्स कितनी है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितनी ट्रांसपेरेंसी शो करेंगे, आपकी मनी ट्रेल वाज़े होगी कि कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बचत करते हैं, आपका गुज़र बसर कैसे होता है। इसलिए उनको इन तमाम चीज़ों से कंसर्न होता है। आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जो आपकी आइडेंटिटी शो कर रहे होते हैं, आपका मैरिटल स्टेटस शो कर रहे होते हैं, आपकी टाइस यहाँ पर शो कर रहे होते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि आप अपनी टाइस स्ट्रॉन्ग जितनी शो करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास अगर एसेट्स हैं, आपके पास पैसा है, तो जाहिर है कि आप वापस आएंगे, उनकी इकोनॉमी पर बोझ नहीं बनेंगे। और उनका वन एंड ओनली कंसर्न यही होता है कि अगर कोई शख्स, आप मिसाल ले लें कि आपके घर कोई मेहमान आता है तो ऑब्वियसली आप उसकी जेब तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब वो आपके पास रहेगा तो छठे दिन, 7वें दिन ज़ाहिर है कि आपके ऊपर वो बोझ लगने लगेगा कि यार ये कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें इसे खाना भी खिलाना पड़ रहा है, हमें इसे बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ रही। तो यही एक कंट्री का भी मामला होता है कि आप जब किसी कंट्री में जाते हैं तो वो यही चाहते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी पर बोझ ना बने। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, दीगर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, उस पर फोकस रखें, क्योंकि मेन कंसर्न किसी भी वीज़ा ऑफिसर का वीज़ा लगाते वक्त यही होता है कि आप कितना कमा लेते हैं, आपके पास कितना पैसा है, और जब आप जाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे और अपने आप को आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, या अगर कोई और अफोर्ड कर रहा है तो उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने साथ साथ आपको भी आसानी से अफोर्ड कर सके। सो आप इसको टिप कह लीजिए, आप इसको मेरी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो आपके वीज़ा लगने या ना लगने में सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप इस पर कंसंट्रेट करते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं और उसके बाद अपना केस पुट करते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यकीनन आसानी से वीज़ा मिल जाता है। सो आज के लिए इतना ही। मेरा टर्की का वीज़ा आ गया है, टिकट्स भी बुक हो गई हैं। आइंदा आने वाले दिनों में जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं बजटिंग कैसे कर रही हूँ, और ट्रैवल एडवाइज़री नहीं आई है, टर्की में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और हम कितने कम बजट में जा रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कैसे तमाम तर चीज़ों को मैनेज करूँगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी मेरी वीडियोस से फ़ायदा हो सके। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप यकीनन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।